हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस फंडा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में भी हम मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल के बारे में बात किए थे। आपको पिछली क्लास में हम पढ़ाए थे खजुराहो, सांची, ग्वालियर, अमरकंटक, मांडू और पर्यटक स्थल मैं बता चुका हूँ। आज की क्लास में हम उसी के आगे के बारे में बताएंगे। जैसे मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल और हैं उज्जैन, तो उज्जैन के बारे में बात करते हैं। उज्जैन तो सबसे पहले जानते हैं, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैनी को भारत की सांस्कृतिक काया का मणि चक्र माना गया है। पुराणों में उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा आदि नामों से वर्णन किया गया है। उज्जैन के अगर पुराने नामों की बात करें तो उज्जैन के पुराने नाम हैं उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा आदि नाम हैं जो कि पुराणों में वर्णित हैं। उज्जैन का सिंहस्थ पर्व प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ पर्व मनाया जाता है। उज्जैन में सिंहस्थ का पर्व मनाया जाता है जो प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ पर्व के रूप में मनाया जाता है। उज्जैन महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित श्री विशाला एवं पुराणों में वर्णित सार्वभौम नगरी उज्जैन ही है। महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित एक पुराण है जिसमें श्री विशाला एवं पुराणों में वर्णित सार्वभौम नगरी, कालिदास ने पुराणों में वर्णित किया है सार्वभौम नगरी, और विशालों में श्री विशाला, तो वो उज्जैन ही है। अगर उज्जैन के दर्शनीय स्थल की बात करते हैं तो उज्जैन में दर्शनीय स्थल है महाकाल का मंदिर, अनंत नारायण का मंदिर, ज्योतिर्लिंग मंदिर और चिंतामणि गणेश मंदिर है। ख्वाजा सकेब मस्जिद भी उज्जैन में ही है। वैश्य टोकरी का स्तूप स्थल भी उज्जैन में ही है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट की अगर बात करें तो भेड़ा घाट जबलपुर में संगमरमरी चट्टानों में स्थित है। ये सबको ही पता होगा कि भेड़ा घाट में संगमरमर की पत्थर पाए जाते हैं, इसी कारण से भेड़ा घाट जबलपुर में संगमरमरी चट्टानों में स्थित है। जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर संगमरमर की ऊंची दुधिया चट्टानों के बीच बहती हुई नर्मदा नदी अति सुंदर दृश्य उपस्थित करती है। भेड़ा घाट जो है वो जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर है। वो संगमरमर की ऊंची दुधिया चट्टानों के बीच में बहती हुई नर्मदा नदी अति सुंदर दृश्य उपस्थित करती है। अगर यहाँ के दर्शनीय स्थल की बात करें तो भेड़ा घाट के दर्शनीय स्थल हैं धुआंधार, पूर्णिमा रात्रि का नौका विहार, बंदर कूदनी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है चित्रकूट। चित्रकूट प्राचीन में तपस्या और शांति का स्थल चित्रकूट ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थान माना गया है। भगवान श्री राम भी चित्रकूट में आके रुके थे। अगर बात करते हैं वनवास के समय भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, महर्षि अत्रि तथा सती अनसुईया के अतिथि बनकर चित्रकूट में ही रुके थे। जहांगीर के क्रोध से पीड़ित होकर अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना ने चित्रकूट में ही शरण ली थी। अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि थे अब्दुल रहीम खान खाना। वो जहांगीर के क्रोध से इतने पीड़ित थे कि वो वहाँ से आकर चित्रकूट में शरण ले लिए थे। अगर चित्रकूट के दर्शनीय स्थल की बात करें तो चित्रकूट के दर्शनीय स्थल हैं रामघाट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित घाटों की कतारें। चित्रकूट में रामघाट में मंदाकिनी नदी है, तो रामघाट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित घाटों की कतारें बहुत ही दर्शनीय स्थल के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। चित्रकूट के दर्शनीय स्थल में जानकी कुंड है, गुप्त गोदावरी है, हनुमान जी का धारा है और भरत कूप है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है शिवपुरी। शिवपुरी की बात करते हैं। शिवपुरी ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुकी है।
जो ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजा थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी थी। शिवपुरी आज भी अपने सुंदर संगमरमर से निर्मित अलंकृत छतरियों के लिए जानी जाती है। दुर्लभ वन्य प्राणियों और पक्षियों के लिए यहाँ आकर्षक अभयारण्य माधव राष्ट्रीय उद्यान है। पेपर में कई बार आ चुका है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। ये याद रखना है, हर बार पेपर में पूछ लेता है, किसी न किसी पेपर में आ ही जाता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। अगर शिवपुरी के दर्शनीय स्थल की बात करते हैं तो दर्शनीय स्थल में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 156 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और शिवपुरी में ही वीर तात्या टोपे की विशाल मूर्ति है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के बारे में बात करते हैं तो ओमकारेश्वर ओम की पवित्र आकृति स्वरूप यह द्वीप सदृश मनोरम स्थल अनंत काल से तीर्थ रूप में मान्य है। ये एक बार 2017 या 2016 के वन रक्षक पेपर में आ चुका है कि ओमकारेश्वर में किस आकार की द्वीप वहाँ स्थित है। ऑप्शन में था घोड़े की नाल, वृत्ति, ओम की आकृति, त्रिकोणी। तो इसको याद रखना है कि ओमकारेश्वर में ओम की आकृति की स्वरूप द्वीप स्थित है और ओमकारेश्वर में नर्मदा कावेरी के संगम पर ओंकार मंधाता मंदिर स्थापित है। अगर ओमकारेश्वर के दर्शनीय स्थल की बात करें तो ओमकारेश्वर के दर्शनीय स्थल हैं ओंकार मंधाता, सिद्धनाथ मंदिर, सप्तमात्र का मंदिर, काजल रानी की गुफा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुफाओं के बारे में भी पूछ लेता है। काजल रानी की गुफा कहाँ है, तो काजल रानी की गुफा ओमकारेश्वर में है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है महेश्वर। महेश्वर के बारे में बात करें तो महेश्वर इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन की प्राचीन राजधानी महिष्मती ही आधुनिक महेश्वर है। महेश्वर का पुराना नाम क्या था? महेश्वर का पुराना नाम महिष्मती था, जो अर्जुन की प्राचीन राजधानी रही है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महेश्वर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महेश्वर के मंदिर तथा दुर्ग परिसर के सौंदर्य में अपार आकर्षण विद्यमान है। महेश्वर के जो मंदिर हैं और दुर्ग यानी किला, वह आज भी बहुत ही सुंदर आकर्षक सौंदर्य विद्यमान है। अगर महेश्वर के दर्शनीय स्थल की बारे में बात करें तो महेश्वर के दर्शनीय स्थल हैं अहिल्या संग्रहालय, राजेश्वरी मंदिर, पेशवा घाट, होलकर परिवार की छतरियाँ, महेश्वर की साड़ियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं महेश्वर में होलकर परिवार की छतरियाँ हैं, तो अभी हम पीछे बताए थे सिंधिया परिवार की छतरियाँ कहाँ हैं। सिंधिया परिवार की छतरियाँ शिवपुरी में हैं। ये आपने को याद रखना है कि होलकर परिवार की छतरियाँ कहाँ हैं, महेश्वर में है, और सिंधिया परिवार की छतरियाँ कहाँ हैं, शिवपुरी में हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है बांधवगढ़। अगर बांधवगढ़ के बारे में बात करें तो बांधवगढ़ शहडोल जिले में विंध्य पर्वतमाला की दूरस्थ पहाड़ियों में 448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कई बार पूछ लेता है कि बांधवगढ़ कहाँ स्थित है, तो बांधवगढ़ शहडोल जिले में स्थित है। और यहाँ के उद्यान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ सफ़ेद शेर की मातृभूमि बांधवगढ़ में बाघों की सघनता पूरे भारत की तुलना में सबसे अधिक है। बांधवगढ़ में पूरे भारत की तुलना में बाघ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है और बांधवगढ़ में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। बांधवगढ़ में बांस हर जगह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ में बांस ही पाए जाते हैं। यहाँ साल वन क्षेत्र पाया जाता है। अगर पूछता है बांधवगढ़ में कैसे वन क्षेत्र हैं, तो यहाँ साल वन क्षेत्र हैं। बांधवगढ़ के दर्शनीय स्थल के बारे में बात करें तो बांधवगढ़ के दर्शनीय स्थल में यहाँ लगभग 2000 पूर्व निर्मित दुर्ग अनेक राजवंशों की राजधानी रही है। बांधवगढ़ में जो दुर्ग है, किला है, वो अनेक राजाओं की निशानी रह चुका है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कान्हा।
कान्हा शाल और बांसों से भरा कान्ह का जंगल, झूमते लहराते घास के मैदानों और टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली नदियों की निसर्ग भूमि है। सन 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में आया था। यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में कब आया, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सन 1955 में अस्तित्व में आया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पशु पक्षियों के लिए निर्भय आश्रय स्थल बन गया है। यहाँ जो पशु पक्षी रहते हैं वो निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का किसी से डर नहीं रहता है। अगर कान्हा के दर्शनीय स्थल के बारे में बात करें तो कान्हा के दर्शनीय स्थल हैं बमनी दादर, स्तनपायी प्राणियों की जातियां तथा कान्हा का पशु पक्षी संसार दर्शनीय स्थल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पशु पक्षियों के लिए बहुत ही सुरक्षित स्थान माना गया है, इसीलिए कान्हा को पशु पक्षी का संसार भी बोला जाता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है भीमबेटका। भीमबेटका विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की उत्तरी छोर से घिरा हुआ भीमबेटका भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। भीमबेटका को विश्व धरोहर समिति ने विश्व धरोहर के लिए चुना है। अब बात करें तो विश्व धरोहर में यह कब सम्मिलित हुआ था, तो भीमबेटका विश्व धरोहर में 2003 में सम्मिलित हुआ था। यह प्रदेश का तीसरा स्थान है। भीमबेटका प्रदेश का तीसरा स्थान है जिसका चयन विश्व धरोहर के लिए किया गया था। इससे पहले खजुराहो के मंदिर और सांची के स्तूप भी विश्व धरोहर में शामिल किए जा चुके हैं। इनको भी देख लेते हैं ये कब शामिल हुए थे। खजुराहो का मंदिर छतरपुर में है। तो खजुराहो का मंदिर छतरपुर में सन 1986 में सम्मिलित हुआ था। और सांची के स्तूप कहाँ है, सांची के स्तूप रायसेन में है। तो ये कब सम्मिलित हुआ, सन 1989 में। हम पिछली क्लास में आपको ये बता चुके हैं भीमबेटका, खजुराहो के मंदिर और सांची के स्तूप बता चुके हैं कि ये कहाँ स्थित हैं और किस सन में इनको विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। एक बार फिर बता देते हैं। भीमबेटका के बारे में बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में स्थित हैं। ये 2003 में विश्व धरोहर में अस्तित्व में आया। खजुराहो के मंदिर के बारे में बात करें तो खजुराहो के मंदिर छतरपुर में स्थित है। ये 1986 में अस्तित्व में आया। और सांची के स्तूप के बारे में बताएं तो सांची का स्तूप रायसेन में ही स्थित है। ये 1989 में अस्तित्व में आया था विश्व धरोहर के। अगर भीमबेटका के दर्शनीय स्थल के बारे में बात करें तो भीमबेटका 500 से अधिक गुफाओं में प्रागैतिहासिक गुफाओं की दैनंदिन जीवनचर्या के मनोहारी चित्र दर्शाए गए हैं। भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाओं के मनोहारी चित्र, जीवनचर्या के मनोहारी चित्र दर्शाए गए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।